हेलो बच्चों, देखिए कल हमने चर्चा किया था गांव के आयतन प्रसार के बारे में और गैसों के आयतन प्रसार कि मैंने बताया था कि इसको हम आगे आपको समझाएंगे अगले चैप्टर में, क्योंकि गैसों की जो प्रत्यास्था होती है, गैसों का जो प्रसार होता है, न गैस का आयतन नियत होता ना आकार है, तो उसके लिए दो अवस्थाओं को चुना जाता है। तो आगे वो चर्चा होगी। अब आगे आते हैं, अगला जो टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा। ये सब आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं, पर क्योंकि यहाँ ये सिलेबस में है तो थोड़ी सी इस पर चर्चा कर देते हैं। देखिए, जब भी किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं, हमने कल ऊष्मा के बारे में बताया था, तो ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल लिखा जाता है, तो ऊष्मा का ही मात्रक क्या होता है, जूल। परंतु ऊष्मा का एक अन्य मात्रक और भी है, जिसको हम कैलोरी या किलो कैलोरी या किलो कैलोरी, और दोनों में रिलेशन होता है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.1 जूल। गणना में हम इसको 4.2 लिखते हैं, तो कैलकुलेशन की दृष्टि का आसान पड़ता है, इसलिए 4.8 यानी कि 4.2 आपके पास है, 4.2 इधर तो आप 4.2 भी लिख सकते हैं। और 1 किलो कैलोरी बराबर किलो कैलोरी, अगर 4.2 लिखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में लगभग लिखेंगे बराबर 4.18 गुणे 10⁻³ अब कैलोरी और किलो कैलोरी में संबंध होता है 1 किलो कैलोरी बराबर 10⁻³ कैलोरी। 10 कितना होता है 3 कैलोरी, 1000 कैलोरी। तो ये तो था जूल और कैलोरी और जूल में संबंध। कैलोरी की परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे, पर मैं यहाँ बता देता हूँ। एक कैलोरी की क्या परिभाषा होती है? 1 ग्राम जल का, 1 ग्राम जल के ताप में 10.5 डिग्री सेल्सियस से 11.5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। और 1 किलोग्राम जल का ताप 10.5 डिग्री सेल्सियस से 11.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 किलो कैलोरी। अब देखना, जब भी हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है, तो किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की मात्रा को कैपिटल Q लिखा जाता है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होती है, निम्न 2 बातों पर डिपेंड करती है। पहली होती है कि आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ के या उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुपाती होती है। आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसकी ताप वृद्धि के अनुपाती है। जितना अधिक ताप बढ़ाएंगे आप, उतना अधिक आपको ऊष्मा लगेगी। दोनों रूल्स को मिला दीजिएगा, दोनों नियम को मिलाएंगे तो Q समानुपाती क्या हो जाएगा? m × ΔT। दोनों पर निर्भर करता है, दोनों के गुणन पर निर्भर करेगा। समानुपात को हटाते हैं तो नियतांक रखते हैं। हाई स्कूल में आपने नियतांक कैपिटल स्मॉल s लिखा होगा, यहाँ स्मॉल s नहीं लिखते हैं, स्मॉल c लिखते हैं, c × m × d। यह Q बराबर क्या होता है? mc ΔT, जहाँ c एक नियतांक है जिसे उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, इसका मान एक ही प्रकार के ठोस या द्रवों के लिए नियत होता है, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार के ठोस या द्रवों के लिए इसका मान भिन्न है। एक ही प्रकार के ठोस पदार्थों या द्रवों के लिए इसका मान नियत होता है। गैसों में इसका मान नियत नहीं होता, ये पहले बात है। केवल एक ठोस द्रव के लिए C का मान नियत होगा। एक ही प्रकार का ठोस और एक ही प्रकार का द्रव होगा तो उसके लिए C नियत होगा, और भिन्न भिन्न प्रकार के ठोस होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव होंगे तो उसके लिए मान C अलग होगा। ठीक है, या C बराबर निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा Q/m × ΔT। ये विशिष्ट ऊष्मा निकालने का फॉर्मूला है। विशिष्ट ऊष्मा Q बराबर क्या होता है? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बटे पदार्थ का द्रव्यमान गुणे ताप बटे। इसका अगर मात्रक देखा जाए
तो ऊपर वाले का मात्रक आपका हो जाएगा जूल। अगर जूल लिखे तो द्रव्यमान किलोग्राम में होगा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको कैलोरी लिखे तो कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, या किलो कैलोरी लिखे ऊष्मा का मात्रा तो किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका यूनिट्स जो होता है ये, तो तीनों में से कोई भी दिया जा सकता है। अब इसकी परिभाषा कैसे देते हैं ये ध्यान से समझने वाली चीज है। देखिए इस फार्मूले में अगर आप ध्यान दें तो यह बराबर अगर 1 कर दिया जाए, डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो सी का मान किसके बराबर आएगा? Q के बराबर। यानी एकांक द्रव्यमान के किसी वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दें तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। समझ आ गया? किसी वस्तु का अगर ताप बढ़ाना होगा तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होगी उसको इस फार्मूले से आप लगाएंगे। ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होती है? mc डेल्टा। ध्यान रखिएगा सी का मात्रक आपको मालूम। विशिष्ट ऊष्मा के बाद आता है, विशिष्ट ऊष्मा के बाद अगर चर्चा करते हैं ऊष्मा धारिता का मतलब क्या होता है कि किसी, देखिए विशिष्ट ऊष्मा में मैंने क्या कहा था, एकांक द्रव्यमान की वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु के पदार्थ की विषमा कहते हैं। ऊष्मा धारिता की परिभाषा होती है किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्मा धारिता है। विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वस्तु के पदार्थ का गुण होता है, जबकि ऊष्मा धारिता जो होता है वो वस्तु का गुण होता है, पदार्थ का गुण नहीं होता। तो किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? उसकी ऊष्मा धारिता कहते हैं। ऊष्मा धारिता जो निकाली जाती है इस फार्मूले से निकाली जाती है। ऊष्मा धारिता बराबर, ऊष्मा धारिता बराबर होता है mc, जहाँ यह वस्तु का द्रव्यमान है सी क्या है? उसकी विशिष्ट ऊष्मा। इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ऊष्मा धारिता। अभी कई विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा धारिता में अंतर ध्यान रखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा वस्तु के पदार्थ का गुण है, जबकि ऊष्मा धारिता वस्तु का गुण होता है। विषमा की परिभाषा जानी गई है। ऊष्मा धारिता विषमा में एकांक द्रव्यमान की वस्तु रहती है, यहाँ वस्तु ऊष्मा धारिता में कुल द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान के तापमान। ठीक है, अब ऊष्मा धारिता की बात आता है। देखो एक शब्द है कैलोरी मिति का सिद्धांत। कैलोरी मिति का सिद्धांत, मिति का सिद्धांत। कैलोरी मिति का सिद्धांत क्या है कि जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में संपर्क किया, जो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को संपर्क में किया जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा का प्रवाह किधर से होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। और यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप बराबर ना हो। यदि बाहरी वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो तो एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। अर्थात दी गई ऊष्मा बराबर क्या होता है? दी गई ऊष्मा बराबर क्या होता है? ली गई ऊष्मा। अब यहाँ स्पष्ट होता है ऊष्मा देगा कौन? जिसका ताप ज्यादा होता है ऊष्मा देता है, जिसका ताप कम होता है ऊष्मा लेता है। यानी जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में संपर्क में रखा जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक दोनों वस्तुओं के ताप बराबर न हो जाए। ठीक है, अगर बाहरी वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान न हो तो एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा यानी गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा
ठंडे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है, अर्थात दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। अब इसमें देखिए कुछ सवाल कभी कभी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो वो सवाल आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि स्मॉल m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, एक का ताप T1 है, एक का ताप T2 है, T1 ग्रेटर देन T2। इसकी ऊष्मा C1 मान लीजिए और इसकी ऊष्मा क्या मान लीजिए T2। T1 का ताप ज्यादा है, T2 का ताप कम है। अब मान लीजिए इन दोनों को आपस में संपर्क में रख दिया जाए, तो ऊष्मा कहाँ से जाएगी? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जोड़कर जाएगी। अब कब तक जाएगी? जब तक कि दोनों के ताप बराबर ना हो जाए। मान लीजिए कि अंतिम ताप T, अंतिम तो ताप हो जाता है, क्या हो जाता है? T हो जाता है। तो पहले इसका ताप T था, क्योंकि ऊष्मा दे रहा था, तो इसका ताप घटते घटते T पर आ गया। और इसका ताप पहले कम था, ऊष्मा ले रहा था, इसका ताप बढ़ते बढ़ते कहाँ पर आया? T पर। तो ऊष्मा देने वाले ने पहले वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा क्या हो जाएगी? पहले वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा, ऊष्मा की मात्रा या ऊष्मा, तो ऊष्मा कैसे निकालेंगे? mc डेल्टा T। तो हो जाएगा m1 C1। डेल्टा T मतलब ताप परिवर्तन। डेल्टा C का मतलब होता है ताप परिवर्तन। तो पहले ताप कितना था? T1 था, और घटके कितना हो गया? T पर हो गया। तो ताप परिवर्तन कितना हुआ? T1 माइनस T। और दूसरे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा, ली गई ऊष्मा क्या हो जाएगी? m2 C2। इसमें ताप परिवर्तन क्या होगा? पहले उसका ताप T2 था, ऊष्मा ले रहा था, इसलिए इसका ताप बढ़ते बढ़ते कहाँ पर आ गया? T। तो ये अधिक होगा, तो अधिक से कम घटाएंगे, तो T माइनस क्या हो जाएगा? T। कैलोरीमेट्री के सिद्धांत से, कैलोरीमेट्री के सिद्धांत से दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, अर्थात क्या हो जाएगा? m1 C1। दी गई ऊष्मा बराबर क्या होता है? ली गई ऊष्मा कितना था? m1 C1 ब्रैकेट में T1 माइनस T बराबर m2 C2 ब्रैकेट में T माइनस T। ये फार्मूला है, जिससे अगर दो वस्तुएं हैं तो उसका अंतिम ताप निकल जाएगा, या कोई अज्ञात पद आपको नहीं मालूम है तो उसका मान आप निकाल सकते हैं। देखिए, दो वस्तुओं के ताप, अगर आप दो वस्तुएं जो भिन्न भिन्न ताप की हैं, तो अगर इसको आप हवा में मिलाइए या बाहर वातावरण में मिलाइए, तो कुछ ऊष्मा वातावरण में चली जाती है। उस विधि को कहते हैं संवहन विधि, क्योंकि जानते हो ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। तो अगर उसको आप हवा में मिलाइए या वातावरण में मिलाइए, अपने घर पे मिलाइए बाहर रखिए, तो कुछ ऊष्मा विकिरण और संवहन द्वारा बाहर निकलेगी। तो इससे हम आकलन गलत हो जाता है कि अंतिम ताप क्या अलग है। तो इसलिए इसके लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसको हम कैलोरी मापी या ऊष्मा मापी कहते हैं। उसमें दो वस्तु भिन्न भिन्न ताप वाले दो वस्तुओं को मिलाया जाता है, और उससे क्या होता है? ऊष्मा का संचरण जो होता है वो बाहर नहीं होता। तो कैलोरी मापी जो होता है, एक तांबे का पात्र होता है जो लकड़ी के एक बॉक्स में रखा है, और इसके बीच में रुई या नमदा, नमदा मतलब बुरादा कह सकते हैं, इसके बीच में रुई या नमदा लगा, और ये लकड़ी के बॉक्स से ढका होता है। इसमें एक छिद्र होता है जिसमें विडोलक होता है। विडोलक मतलब मिलाने के लिए विडोलक एक यंत्र है, वो होता है, और इसमें एक थर्मामीटर रखा है। इस तरीके से, ठीक है, ये ऊष्मा मापी। अब देख रहे हैं, जब कोई वस्तु इसमें हम डालते हैं, हमारे पहली वस्तु में इसमें डाल, तो कुछ ऊष्मा ये ऊष्मा मापी खुद ले लेता है, क्योंकि ठंडा रहेगा तो ऊष्मा लेगा। मान लीजिए इसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस, अब मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस की कोई वस्तु इसमें डाल दी, तो कुछ ताप यही ले लेता है। तो कितनी ऊष्मा लेता है, उसको एक अन्य भौतिक राशि से नापा जाता है, जिसको कहते हैं ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक। ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक, उसको बोलते हैं ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक। कुछ ऊष्मा ये लेगा, तो जितनी ऊष्मा लेगा उसको एक अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं, इसको कहते हैं ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक। ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक की परिभाषा क्या होती है? ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक जल के उस द्रव्यमान के बराबर होता है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है
जितनी ऊष्मा इस कैलोरीमीटर का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। यानी कैलोरी मापी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगेगी, उस ऊष्मा से जल के कितने द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, वही उसका क्या कहलाता है, जल तुल्यांक। और जल तुल्यांक जो ऊष्मा मापी का होता है, ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक का जो फार्मूला होता है, वो इस फार्मूले से निकालते हैं। जल तुल्यांक बराबर होता है mc, और इसका जो मात्रक हो जाएगा ग्राम या किलोग्राम। ठीक है, ये द्रव्यमान है। हमने आपको बताया ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक जल के उस द्रव्यमान के बराबर है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है जितनी ऊष्मा उस ऊष्मा मापी के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आवश्यक होती है। तो ये तो था ऊष्मा मापी का ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक। कैलोरीमीटर का सिद्धांत पढ़ा दिया, विशिष्टता पढ़ा दिया और ऊष्माधारिता पढ़ा दिया। अब कल इसके बारे में एक टॉपिक है, कल इसका लास्ट टॉपिक है। आपको हम अवस्था परिवर्तन गुप्त ऊष्मा के बारे में कुछ चीज़ों को बताएंगे। ये चर्चा कल होगी, तो आगे की चर्चा आप कल करेंगे।